नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम एक लैंडमार्क जजमेंट देखने वाले हैं। एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का केस लॉ है। बहुत इंपॉर्टेंट इसका साइटेशन बहुत बार एपीओ एग्जाम में, जुडिशरी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। इस केस के अंदर हम इम्पॉर्टेंट जजमेंट तो है ही है, इस केस से रिलेटेड आर्टिकल 356, आर्टिकल 74, ठीक है ना, ये सब डिस्कस करेंगे। इस केस का जो है फैक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो है जजमेंट क्या सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। इस केस लॉ के ऊपर एक वीडियो मेरी पुरानी आ चुकी है, बट वो वीडियो एकदम शॉर्ट था और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थी। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा मैं। जो तो बहुत इम्पोर्टेंट नाम है एसआर बोमई, जो कि कर्नाटका के उस समय सीएम होते हैं। ठीक, दूसरा जो नाम है कर्नाटका के गवर्नर वेंकटास सुबैया, ठीक है ना, उनका नाम क्या है, गवर्नर वेंकटास सुबैया। तो 1998 में कर्नाटका में गवर्नमेंट आती है जनता दल। गॉट इट दोस्तों, जनता दल, जनता दल। और ये जनता दल जो है अकेली पार्टी नहीं होती, ये एक यूनियन पार्टी होती है। दो अलायंस होती है, जनता दल और लोक दल, ठीक है ना। ये दोनों मिल के सरकार बनाते हैं और जो इनका लीडर होता है वो एसआर बोमई लीड करते हैं और ये सीएम बनते हैं कर्नाटका के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो जब सीएम बन जाते हैं एसआर बोमई साहब, तो होता क्या है कि 9 उनके लेजिस्लेटिव के मेंबर्स आते हैं और वो गवर्नर को बताते हैं कि हम इस पार्टी में नहीं रहना चाहते। वो अपना इस्तीफ़ा दे देते हैं। तो गवर्नर साहब ने, यानी कि वेंकटास सुबैया जी ने कुछ नहीं पूछा एसआर बोमई से और सीधा उन्होंने एक लेटर लिख दिया प्रेसिडेंट को, ठीक है ना। क्योंकि प्रेसिडेंट का जो सेंटर का जो कठपुतली होता है माना जाता है, वो गवर्नर को माना जाता है। और उस समय सेंटर में सरकार थी कांग्रेस की। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंटर में, सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस की थी। और तो ये तो अभी भी चलता आ रहा है कि सेंटर में जो गवर्नमेंट होती है उसी की चलती है। किसी भी स्टेट में चले जाए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, तो सेंटर डायरेक्ट कंट्रोल करता है उस चीज़ को। तो यहाँ पर सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, बट कांग्रेस कर्नाटका के अंदर जो था जनता दल आया हुआ था। तो डायरेक्ट जो है सेंटर के गवर्नमेंट को पत्र लिख दिया जाता है, किनके द्वारा, वेंकटा सुबैया द्वारा प्रेसिडेंट को पत्र लिखते हैं। और प्रेसिडेंट जो है बिना रीजनेबल ग्राउंड पे से लेटर प्राप्त होते ही वो इमरजेंसी लगा देते हैं। इमरजेंसी किस चीज़ की लगाते हैं, स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल जिसको कहा जाता है, आर्टिकल 356 में डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 356 में बताया गया है कि अगर किसी भी स्टेट, राज्य, स्टेट का क्या डिफाइन किया गया है, व्हाट इज स्टेट, तो स्टेट आर्टिकल 12 के अंदर बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अगर किसी भी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी काम करना बंद कर दे, यानी कि जो वहाँ का प्रशासन व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, और जो वहाँ पर पूरी तरह से मैनेजमेंट है वो बेकार हो जाए, काम करना बंद कर दे, तो प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी प्रोक्लेम कर देगा अकॉर्डिंग आर्टिकल 356। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट द्वारा प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। ठीक, तो फिर दोबारा एसआर बोमई ने चैलेंज किया। पहले तो कर्नाटका हाई कोर्ट में चैलेंज किया, बट उनकी प्ली जो है वहाँ रिजेक्ट कर दी गई। ठीक है दोस्तों, कर्नाटका हाई कोर्ट में प्ली करने के बाद उनकी प्ली को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। फिर उसके बाद वो मूव ऑन करते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे फैसला देने में तकरीबन 5 वर्षों का समय लिया और 9 बेंच के जजों ने फैसला सुनाया एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। इसलिए इसे लैंडमार्क जजमेंट कहते हैं। और लैंडमार्क जजमेंट इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसमें लैंडमार्क का मतलब होता है कि बहुत सारे सिनेरियोस चेंज हो जाना, ठीक है ना, एक नया उदय होना कॉन्स्टिट्यूशन का देश के अंदर। तो चलिए, क्या होता है जजमेंट के अंदर और क्या क्या चैलेंज किए जाते हैं इस केस के। देखिए दोस्तों, केस के अंदर चैलेंज क्या होता है। सबसे पहला चैलेंज है आर्टिकल 74 क्लॉज 1। आर्टिकल 74 क्लॉज 1 कहता है कि स्टेट का कैबिनेट, जो मिनिस्टर होता है, जो कैबिनेट होती है स्टेट की, लेजिस्लेटिव होती है, उनसे परमिशन लेगा राष्ट्रपति। ये गवर्नर उनसे पूछेगा कि क्या दिक्कत है, ठीक है ना। और जो वहाँ के सीएम होंगे वो हिदायत देंगे कि हमें दिक्कत है कि नहीं है, आप प्रेसिडेंट रूल लागू करो कि नहीं करो। इसको नहीं, इसको निगलेक्ट किया गया, ठीक।
और जो दूसरा नंबर है, उनको जो एसआर बोमई साहब थे वहाँ के सीएम, उनको फ्लोर टेस्ट का मौका नहीं दिया गया, यानी कि उनको बहुमत साबित करने का मौका नहीं दिया गया। सीधा जब उन्होंने जब उन एमएलसी के मेंबर्स ने कह दिया कि हमें मंजूर नहीं, हमने इस्तीफ़ा दे दिया है अपने पद से, तो उनका जो है बहुमत ख़त्म हो गया था। तो इनको गवर्नर ने मौका भी नहीं दिया कि अपना बहुमत साबित करें कर्नाटका के अंदर। तो इनको देखिए आर्टिकल 74 का मौका नहीं मिला और फ्लोर टेस्ट देने का भी मौका नहीं मिला, और साथ ही साथ इनकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली है उसको भी डिसॉल्व कर दिया गया। किसके अंदर? तो आर्टिकल 356 के अंदर, ठीक है ना। तो ये 3 ग्राउंड जो है चैलेंज किए गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब जजमेंट के बारे में बात कर, तो जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 क्लियर किया बात को आर्टिकल 356 को लेके, अनुच्छेद 356 को लेके। पहला क्लियर किया कि जुडिशियल रिव्यू में आएगा आर्टिकल 356, ठीक है ना। जैसे कि यूपी के अंदर हो गया, ठीक 2016 में, जैसे कि उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार गिरा के फिर दोबारा उसके ऊपर प्रेसिडेंट रूल को लगा दिया गया। तो देखिए यही जजमेंट था एसआर बोमई का। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगा आर्टिकल 356, यानी कि आप किसी भी तरीके से बिना विदाउट ग्राउंड जो है आप आर्टिकल 356 नहीं लगा सकते। उसका जुडिशियल रिव्यू होगा, अगर वो गलत है तो उसे खारिज कर दिया जाएगा और वहाँ की असेंबली दोबारा रिवाइव हो जाएगी। दूसरा, राष्ट्रपति को हिदायत देगी कि आर्टिकल 356 को लगाने से पहले रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए, ठीक है ना। रीजनेबल ग्राउंड की वहाँ पता करें कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हुई है कि नहीं हुई है। सिर्फ जो है एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी फेल होने से आप जो है 356 इम्पोज नहीं, प्रोक्लेम नहीं कर सकते, ठीक है ना। वहाँ पर रीजनेबल ग्राउंड पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होना चाहिए, यानी कि जो वहाँ पर मेंबर्स हैं, वहाँ पर एमएलसीज है, एमएलए और पार्लियामेंट है, वो पूरी तरह से फेल होना चाहिए, फिर आप जो है यहाँ पर इम्पोज करेंगे 356, ठीक। और दूसरा उन्होंने बताया कि 356 का जो है यूज़ 2 महीने के लिए होगा, ठीक। अगर उसे कंटिन्यू करना है प्रेसिडेंट रूल को, तो पार्लियामेंट से उसको लेना पड़ेगा इजाज़त, तो जाके एक्सटेंड हो सकता है, अदरवाइज़ नो, कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। और जो तीसरा सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि वहाँ की जो लेजिस्लेटिव है, वहाँ का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसे डिज़ोल्व नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। जब तक प्रेसिडेंट रूल है उसे डिज़ोल्व ना किया जाएगा, जब तक बहुमत साबित ना हो जाए, और जब तक जो है जितने भी प्रक्रिया प्रोसीजर हैं सीएम वो पूरा ना कर लें, तो डिज़ोल्व नहीं किया जाएगा, सिर्फ सस्पेंड किया जाएगा। अगर वो बहुमत साबित कर देता है तो वो जो एमएलसी जो असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली जिस स्टेट का, तो उसे रिवाइव कर दिया जाएगा। ये सब सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में हेल्ड किया। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि स्टेट गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है और लेजिस्लेटिव जो है वो पूरी तरह से एब्सोल्यूट डिसमिस नहीं हो सकता, उसे सस्पेंड किया जा सकता है और बाद में उसे अब रिवाइव भी किया जा सकता है। और ठीक उसके बाद जो है फ्लोर टेस्ट करने का भी मौका मिलेगा, जो भी वहाँ के जिनके ऊपर इम्पोजिशन हुआ, जैसे कि एसआर बोमई थे उस समय, जिस भी स्टेट में अगर वो बहुमत सरकार वहाँ पर जो है और वो गिर जाती है, वो बहुमत साबित करती है, उनको बहुमत साबित करने का भी मौका मिलेगा 356 लगाने से पहले, ठीक है ना। ये सब चीज़ें दी जाएंगी। फिर उसके बाद जो है प्रेसिडेंट को एक और हिदायत दी गई। यहाँ पर प्रेसिडेंट को देखिए फटकारा है, सुप्रीम कोर्ट ने इनडायरेक्टली फटकारा है और डायरेक्टली भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पर प्रेसिडेंट को डायरेक्ट कहा गया, प्रेसिडेंट विल नॉट टेक इरिवर्सिबल एक्शन, ठीक है ना। प्रेसिडेंट ऐसा कोई एक्शन नहीं लेगा जो दोबारा रिवोक ना हो सके, इरिवोक नहीं हो सके, यानी कि दोबारा वापस ना जा सके, ठीक है ना। इसलिए प्रेसिडेंट को रीजनेबल बेसिस पे और सोच समझ के लेना चाहिए, ठीक। और तीसरा जो आर्टिकल 356 में जोड़ा गया कि जो आर्टिकल 74(1) है, क्लॉज 1, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से भी हिदायत लेगा उस स्टेट के अंदर, ठीक है ना, जिसकी सरकार गिर रही है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि और किस किस चीज़ पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।